एक समय की बात है। एक गांव में रामकिशन नाम के किसान के दो बेटे थे, धर्मवीर और रामू। धर्मवीर बड़ा था, चालाक और खुदगर्ज। वहीं छोटा बेटा रामू सीधा सादा और भोला। पिता की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद धर्मवीर ने चालाकी से वो खेल खेला जिससे उसका भाई टूट गया। देख रामू, जितनी भी जमीन थी ना, अब से वो सब मेरी मानी जाएगी। तेरे हिस्से में तो बस वो पश्चिम वाला बंजर टुकड़ा आया है। भैया, ये क्या कह रहे हो? बाबा ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। ये बंटवारा तो गलत है। बाबा ने जो कहा वो मैं जानता हूं, क्योंकि उनके आखिरी वक्त मैं था। तू तो खेत में हल चला रहा था। अब अगर वहां से कंकड़ भी उगे तो वो भी तेरा नसीब। पश्चिम की जमीन तो बंजर है, वहां कुछ नहीं उगता। क्या मैं जानवर चराऊं वहां? जमीन मिले या पत्थर, तेरा हिस्सा तय हो चुका है। और ज्यादा चू चपड़ की तो याद रख, मैं समझाना भी जानता हूं और दिखाना भी। भैया, आप तो हमेशा कहते थे कि हम एक जान हैं, और आज आप ही सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। ये दुनिया सीधी बात नहीं समझती और न रिश्तों से पेट भरता है। तेरे हिस्से की जमीन दे दी, अब जा और किस्मत आजमा। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? बाबा तो सब कुछ बराबर बांटना चाहते थे। ये बंटवारा तो नाइंसाफी है। जब बाबा मर रहे थे तू खेत में था और मैं उनके पास। जो उन्होंने कहा वो मैंने सुना। अब जो सुनना है मुझसे सुन ले, वरना जा कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटा। नहीं, मैं नहीं मानता ये सब। बाबा कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। उनकी आंखें बंद होने से पहले भी मैं उनके दिल के करीब था। तो फिर जा उन लोगों से पूछ ले जो उस वक्त वहां थे। तेरे भरोसे से ज्यादा मुझे अपने गवाहों पर यकीन है, और अगर फिर भी यकीन ना हो तो केस कर दे मुझ पे। कानून तेरा है, डर मुझे नहीं, बेवकूफ कहीं का। आप सिर्फ मेरे हिस्से की जमीन नहीं ले रहे, आप मेरे बाबा की आत्मा को भी झूठा बना रहे हैं। पर याद रखो, सच्चाई के आगे ना जमीन टिकती है, ना चालाकी। कमला, सुनी तूने भाईजा क्या बोले? हाँ, घर के अंदर से सब सुन लिया मैंने। अरे, लेकिन अब मैं क्या करूं? 2 फसल और सारी अच्छी जमीन तो भाईजा ले गए। अब इस छोटे से टुकड़े में मैं क्या फसल उगाऊंगा? अरे बाप रे, तू ही बता कमला, अब मैं क्या करूं? सुनो रामू, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। ऊपर वाला चाहे तो कितनी भी मुसीबत हो, रास्ता निकल ही आता है। सच्ची कमला, तेरी बात से मन में विश्वास जाग रहा है। लेकिन सुन, बड़े भाईजा से झगड़ा तो नहीं करना चाहिए ना, आखिर वो हमसे बड़े हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कमला और रामू उस बंजर जमीन की ओर चल पड़े। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर उस छोटे से खेत में मेहनत शुरू की। पसीने की बूंदें मिट्टी में मिल रही थीं और उनके चेहरों पर हौसले की चमक थी। अरे, मुझे देखकर हंसी क्यों आ रही है? तेरे चेहरे पर तो मिट्टी लग गई है। जा जा अपना चेहरा देख। अरे, तू भी तो भूत चुड़ैल सी लग रही है। रहने दे, रहने दे। तू पहले अपना चेहरा साफ कर। भूत लगूं या चुड़ैल, जब तक इस जमीन पर फसल नहीं उग जाती, मैं मेहनत करती रहूंगी। कमला और रामू सुबह सुबह बंजर खेत में मेहनत कर रहे हैं। तभी धर्मवीर, रामू का बड़ा भाई, अपने 2 साथियों के साथ खेत की मेड़ पर आता है। उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान है। अरे रामू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? इस बंजर टुकड़े पर फसल उगाने चले हो? ये तो पत्थरों का ढेर है। हाँ हाँ, कोशिश। भाईजा, मेहनत से कुछ भी हो सकता है। हम कोशिश तो कर रहे हैं। अरे ये कोशिश नहीं, पागलपन है। इस मिट्टी में तो घास भी नहीं उगती और तू फसल की बात कर रहा है। कमला, तू भी इसकी इस बेवकूफी में साथ दे रही है। भाईजा, मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन हमारी मेहनत का फल दिखेगा, बस समय की बात है। सुनो सुनो, ये दोनों बंजर जमीन को सोने की खान बनाने चले हैं। रामू की ओर सुन। रामू, जब थक जाओ तो मेरे खेत में मजदूरी कर लेना, कम से कम पेट तो भर जाएगा। भाईजा, आपकी बातें सुनकर हंसी नहीं आती, बस दुख होता है। हम अपनी जमीन पर मेहनत करेंगे और एक दिन ये खेत हरा भरा होगा। रामू, इनकी बातों का बुरा मत मानो। जो मेहनत नहीं करते वो दूसरों की मेहनत का मजाक ही उड़ाते हैं। चल, काम पर ध्यान दे। धर्मवीर और उसके साथी हंसते हुए चले जाते हैं। कमला और रामू एक दूसरे को देखते हैं,
फिर बिना रुके काम में जुट जाते हैं। धर्मवीर के ताने कमला और रामू के हौसले को डिगा नहीं सके। उनकी मेहनत और विश्वास दिन ब दिन मजबूत होता गया। उस बंजर जमीन में अब नन्हे नन्हे अंकुर दिखने लगे थे, जो उनकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। कमला, लगता है ये मिट्टी अब हमारी बात सुनने लगी है। हाँ रामू, मेहनत का फल मीठा होता है, बस थोड़ा और सब्र। दिन बीतते गए और कमला रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उस बंजर जमीन में अब हल्की हल्की हरियाली झांकने लगी थी। दोनों का विश्वास और प्यार उस मिट्टी को जीवन दे रहा था। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पश्चिम वाली बंजर जमीन अब हरी भरी है। सुनहरी फसल हवा में लहरा रही है, मानो सोने की तरह चमक रही हो। धर्मवीर वह अपने 2 नौकरों बाबू और मंगल के साथ खेत की मेड़ पर खड़ा है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिस बंजर जमीन पर कभी घास तक नहीं उगी, वहाँ ये सुनहरी फसल कहाँ से आ गई? हाँ भैया जी, देखा ना, आपके छोटे भाई और भाभी ने कमाल कर दिया। कमाल? अरे ये कैसे मुमकिन है? इस पथरीली जमीन पर फसल? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया जी, रामू भैया और कमला भाभी ने दिन रात मेहनत की है। अपने हाथों से बीज बोए, पानी डाला, मिट्टी को तैयार किया। हाँ भैया जी, दोनों बहुत मेहनती हैं। सुबह से शाम तक खेत में डटे रहते हैं। और तुम लोग? मैं तुम्हें जेब भर भर के पैसे देता हूँ और तुम मेरे खेतों में मजे लूटते हो। कुछ दिन मैं यहाँ नहीं आया तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? अरे भैया जी, हम तो... चुप! बाबू, मंगल, मेरी आंखों के सामने से हटो। भागो यहाँ से, निकलो। बाबू और मंगल डरते हुए चले जाते हैं। धर्मवीर अकेला खड़ा रहता है, फसल को देखता है। उसका चेहरा जलन और आश्चर्य से भरा है। सबको बाहर निकाल दूंगा। ये मजदूर मेरे पास मजे करने आए हैं क्या? जेब भर भर के पैसे लेते हैं और काम के नाम पर ठेंगा दिखाते हैं। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला नहीं रहा सरला, तूने सुना नहीं? छोटे भाई ने उस बंजर जमीन पर ऐसी फसल उगा दी जो मेरी अच्छी जमीन पर भी नहीं होती। सोच सरला, सोच, वो बंजर टुकड़ा और ऐसी सुनहरी फसल। रामू और कमला ने ऐसा कर दिखाया? हाँ, और ये मजदूर बस मेरे पैसे खा रहे हैं। अब धान काटने का वक्त है और ये लोग मजे कर रहे हैं। सुन सरला, इन मजदूरों से धान की बोरियां भंडार में रखवाऊंगा और फिर एक एक को भगा दूंगा। हाँ तुम सही कह रहे हो। पहले इनसे काम निकलवा लो, फिर इन्हें बिना पैसे के कैसे भगाना है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। धर्मवीर का गुस्सा उसकी जलन को छिपा नहीं सका। उस रात कमला को तेज बुखार हो गया। अरे कमला को बुखार है? अरे नहीं नहीं, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगी, देखना। और तुम्हें ऐसे अकेले थोड़ी ना छोड़ दूंगी जी। अगले दिन सुबह रामू कमला के पास आता है। अरे कमला को तो अभी भी बुखार है। कमला, अरे ओ कमला, सुनो, मैं खेत जा रहा हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ जी। अरे पागल हो गई हो क्या? इतनी तेज बुखार में तुम कैसे चलोगी? तुम आराम करो, मैं हूं ना। मैं सांझ से पहले ही सारी फसल काट कर ले आऊंगा। ठीक है जी, पर देख के जाना। अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं बहादुर हूं। ऐसा कहकर रामू फसल काटने निकल पड़ता है। लेकिन तूफान ने रामू के इरादों पर पानी फेर दिया। खेत में धान काटते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। ऊपर वाला, अभी बारिश मत भेज, मुझे तो धान काटना है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। रामू खेत में काम करते करते पूरी तरह भीग चुका था। भीगने से बचने के लिए वह पास के एक घने पेड़ की ओर भागा। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। अगले ही पल उसके सामने अचानक नागराज प्रकट हो गए। हाय ऊपर वाला, इतना बड़ा सांप, आज तो मैं नहीं बचूंगा। नागराज को सामने देखकर रामू की रूह कांप उठी। उसकी सांसें तेज हो गईं और डर के मारे वो पीछे की ओर भागने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे एक गहरा गड्ढा है। जैसे ही उसने 2 कदम पीछे लिए, धप, रामू सीधे उस गड्ढे में गिर गया। अरे तू यहाँ चोरी करने आया था क्या? अब इस गड्ढे में सड़।
तभी अचानक एक तेज बिजली चमकती है। पेड़ की एक बड़ी टहनी टूटकर सीधा नागराज पर गिरती है। उधर कमला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात हो चुकी थी और रामू अभी तक नहीं लौटा था। अरे, इतनी रात हो गई और ये अभी तक नहीं आए। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे तो अब बड़े भैया से मदद मांगनी चाहिए। बुखार के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और धर्मवीर के पास मदद मांगने गई। भैया, बड्ढे भैया, सुनो ना। अरे इतनी रात को क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? भैया, रामू सुबह सुबह खेत में धान काटने गया था। इतनी रात हो गई, वो अभी तक नहीं लौटा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे तेज बुखार है, लेकिन आप एक बार जाकर देख आइए ना। क्या मैं इतनी बारिश में उसे ढूंढने जाऊं? पागल हो गई है क्या? अगर जिंदा होगा तो सुबह लौट आएगा। अब मुझे परेशान मत कर। आपने भी मेरी मदद नहीं की। ठीक है, मैं खुद जाकर देखती हूँ। कमला ने बुखार की परवाह न करते हुए तूफान में खेत की ओर कदम बढ़ाए। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन उसका हौसला अडिग था। खेत में पहुंचकर उसने रामू को पुकारा। रामू, तू कहाँ है? रामू, तू कहाँ है? कमला को गड्ढे के पास सांप दिखता है, जो एक टहनी के नीचे दबा है। अरे बेचारा सांप, इतनी बड्ढी टहनी इसके ऊपर गिर पड़ी। मुझे कुछ करना चाहिए। कमला साहस के साथ टहनी हटाती है और सांप आजाद होकर फुफकारता है। तूने मेरी जान बचाई कमला। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मेरे पति खेत में धान काटने आए थे, अभी तक नहीं लौटे, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने आई हूँ। कुछ देर पहले एक आदमी उस गड्ढे में गिरा था। जा देख, शायद वही तेरा पति हो। रामू, तू यहाँ है? सुनो। कमला, मैं यही हूँ, मुझे बचाओ कमला। हाँ, ये मेरे रामू की आवाज है। रुको, मैं तुम्हें निकालती हूँ। उस पेड्डे की जड्डाज को गड्ढे में उतारो। उसे पकड़ दच कर तेरा पति बाहर आ सकता है। जल्दी कर। कमला जड्डेज को गड्ढे में डालती है और रामू उसका सहारा लेकर बाहर निकलता है। कमला, तूने इस तूफान में मेरी जान बचा ली, लेकिन हमारा सारा धान सारा खराब हो गया। हम बर्बाद हो गए कमला। दुखी मत हो रामू, नसीब में होगा तो हम फिर से ऐसी फसल उगाएंगे। लेकिन तू मुझे जिंदा मिल गया, मेरे लिए यही बहुत है। चल, अब घर चलते हैं। अच्छा, तो तुम मेरा गुप्त धन चोरी करने के लिए नहीं आए थे? गुप्त धन? नहीं भाई, मैं तो अपने खेत का धान काटने आया था। बारिश इतनी तेज आई कि इस पेड़ के नीचे छुपना पड़ा। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम नेक इंसान हो। तुम दोनों सच में अच्छे लोग हो। तुम्हारी पत्नी ने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम दोनों को इनाम देना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ। तीनों एक गड्ढे के पास पहुंचते हैं। बारिश अब थम चुकी थी। देखो, इस गड्ढे में सोने की मोहरों से भरे कई घड़े हैं। जितना मन हो ले लो। सोने की मोहरें? हाँ, सालों से मैंने ये गुप्त धन यहाँ छुपा कर रखा था। अब ये तुम जैसे सच्चे लोगों का है। हम गरीब हैं, हमारे लिए एक भरा हुआ घड़ा ही बहुत है। अगर चाहो तो 2-4 और भी ले सकते हो। तुम्हारी सच्चाई से मैं बहुत खुश हूँ। जाओ, खुश रहो, सुखी रहो। नहीं नागराज, ज्यादा दौलत मिल जाए तो आदमी बिगड़ जाता है। हमें हमारी जरूरत भर ही चाहिए। दोनों उस गड्ढे को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। छोटा भाई कहाँ चला गया? इतनी रात हो गई, अभी तक लौटा नहीं। मर तो नहीं गए दोनों? अगर मर गए तो सारा फायदा मेरा होगा। तभी धर्मवीर और उसकी पत्नी छत से रामू को कंधे पर घड़ा लिए जाते हुए देखते हैं। अरे देखो, उसके पास कोई कलश है, कहीं इन्हें झुलाना तो नहीं मिल गया? चलो चलो, दीवार के पीछे कान लगाकर सुनते हैं। घर के अंदर अब इस सोने से भरे घड़े को कहाँ छुपाए? आज रात इसे बिस्तर के नीचे रख देते हैं। सुबह होते ही किसी सुरक्षित जगह पर रख देंगे। उन्हें तो मोहर मिल गई है, अब ये बहुत अमीर बन जाएंगे। लेकिन मैं इन्हें अमीर नहीं बनने दूंगा। अरे ये क्या है? इस घड़े में क्या है? ये तो सोने की मोहरें हैं। कहाँ से मिला? भगवान ने दिया है। ये सब मैं नहीं मानता। अगर तुमने सच सच नहीं बताया तो पुलिस को बुला लाऊंगा। फिर रामू डर के मारे जो कुछ खेत में हुआ था सब कुछ बता देता है। अच्छा, तो ये राज है? पर तू तो बड़ा ही बेवकूफ निकला जो बस एक घड़ा लेकर चला आया। अब देखना, मैं वहां का सारा धन लेकर आऊंगा। चलो सरला चलो।
फिर दोनों मियाँ बीवी उस गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। चलो गड़ा खोद के बाकी सोना निकालो। तो तुम दोनों मेरा गुप्त धन चुराने आए हो? दफा हो जाओ मेरे सामने से, वरना अभी के अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू मुझे मार डालेगा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। नागराज अब अपने असली रूप में आने लगे। वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी आंखों में क्रोध था, जिसे देखकर धर्मवीर और उसकी पत्नी सरला पीछे की ओर हटने लगे। तभी पैर फिसलने से वे उसी गड्ढे में गिर गए। नागराज के क्रोध से धरती कांप उठी और फिर उन्होंने शाप दिया। तुम दोनों लालची हो, इसलिए अब तुम यहीं भूत बनकर पहरा दोगे हमेशा के लिए। श्याम का जब जन्म हुआ था तो उसकी माँ बहुत खुश थी। उसकी माँ को लगा कि यह बच्चा पूरे परिवार के लिए खुशियाँ लाएगा, लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। श्याम के जन्म के बाद ही उसके पिता का देहांत हो गया। इसी कारण लोग श्याम को मनहूस मानने लगे। कुछ दिनों बाद श्याम और उसकी माँ को उसके पिता के घर वालों ने घर से निकाल दिया, जिसके बाद दोनों दूसरे गांव में बड़े मुश्किल से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहा करते थे। माँ, मुझे तुम्हारा ऐसे दूसरे के घरों में बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता। क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? बेटा, मैं दूसरे के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती हूँ। वहाँ जाकर तू क्या करेगा भला? और वैसे भी तेरी तकदीर में बड़ा आदमी बनकर राज करना लिखा है, न कि दूसरे लोगों के घर जाकर बर्तन धोना। क्या माँ, फिर से वही बात? मेरे जैसा मनहूस भला राज कैसे कर सकता है? बेटा, माँ का दिल कभी गलत नहीं बोलता। तू देखना, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इतना कहकर श्याम की माँ काम पर चली जाती है। ऐसे ही 10 साल बीत गए और श्याम अब 20 साल का हो चुका था। एक दिन श्याम की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम ना कुछ खाती हो और नहीं तुम्हारा बुखार उतरता है। पिताजी की तरह तुम भी तो मुझे छोड़कर नहीं चली जाओगी ना? श्याम की माँ कुछ नहीं बोलती और कुछ दिनों बाद श्याम की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। अब श्याम बिल्कुल अकेला हो चुका था। अपनी माँ को खोने के बाद श्याम जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन श्याम को उसकी माँ का एक खत मिला, जिसमें उसकी माँ ने लिखा था, श्याम, लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह बचपन में ही हो चुका था, जब तू सिर्फ 5 साल का था। इतना पढ़कर श्याम सोच में पड़ जाता है। आखिर मेरी शादी कब हुई और मेरी पत्नी कौन है? माँ ने अभी तक मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया था? बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली की बेटी के साथ हुआ था। वो सुंदरनगर राज्य में रहती है। उसका नाम माया है। जब तुझे ये खत मिलेगा तब तक मैं जा चुकी होंगी, इसीलिए तू अपनी पत्नी को अपने घर ले आना। लेकिन बेटा, अपनी यात्रा में मेरी एक बात याद रखना, रास्ते में रहते चलते जहां भी रात हो जाए वहीं पर रुक जाना और फिर अगली सुबह वहां से आगे बढ़ना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। अपने विवाह की बात सुनकर श्याम खुश हो जाता है। मैं आज ही अपनी पत्नी को लेने सुंदरनगर राज्य जाऊंगा। श्याम एक पोटली में खाना बांध लेता है और सुंदरनगर राज्य के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते श्याम जंगल के बहुत अंदर तक आ जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर बकरी है, लेकिन इसका मालिक कहाँ है? अगर इसका मालिक कोई नहीं है तो मैं ही इसका मालिक बन जाऊंगा। अपने ससुराल से लौटते समय मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। इतना बोलकर श्याम आगे बढ़ जाता है। ओहो,
इतनी देर से चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। नदी भी पास में ही है। इतना सोचकर श्याम वही नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। खाना खाकर पेट तो भर गया, अब थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ। फिर श्याम नदी के पास जाता है और पानी पीता है। इस नदी का पानी तो बहुत मीठा है, पीकर आनंद ही आ गया। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। चलते चलते शाम हो जाती है। आज श्याम सुंदरनगर राज्य में पहुंच जाता है। अनजान गांव में श्याम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी का घर कैसे ढूंढे। तभी गांव में उसे ठेले वाला दिखाया देता है और वो उसके पास जाकर पूछता है, अरे भाई, क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा गांव है? अरे भाई, ये सुंदरनगर राज्य है। अरे हाँ, माँ ने तो खत में इसी गांव का जिक्र किया था। मतलब यही मेरा ससुराल है। शुक्रिया भाई। लेकिन भाई, क्या तुम बता सकते हो कि माया का घर किधर होगा? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। तुम यहां से सीधे चले जाओ, सबसे अंत में नदी के किनारे वाला घर माया का ही होगा। माया के घर का पता जानकर श्याम वहां से चल देता है। मुझे लगता है वह आखिर वाला घर ही मेरी सासू माँ का है। श्याम झोपड़ी के पास पहुंचा ही था, तभी रात हो गई। आज श्याम वहीं रुक जाता है। माँ ने खत में लिखा था कि जहां पर रात हो जाए वहीं पर रुक जाना। मैं तो घर के अंदर भी नहीं जा पाया और रात हो गई। एक काम करता हूँ, मैं रात यहीं घर के बाहर ही रुककर गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही घर के अंदर चला जाऊंगा। इतना सोचकर श्याम वहीं घर के बाहर बैठ जाता है। तभी घर के अंदर से आवाज आती है, अरे माँ, मेरी सब्जी तो जल गई। अरे ये क्या, लगता है मेरी पत्नी द्वारा बनाई गई सब्जी जल गई। सुबह सुबह श्याम उठता है और घर के अंदर चला जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और ऐसे कैसे मेरे घर में घुस आए? अरे माँ जी, मैं आपका दामाद हूँ। अच्छा, क्या तुम सुजाता के बेटे हो? हाँ माँ जी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी जल्दी इतना लंबा सफर तय करके यहाँ कैसे आ गए? अरे माँ जी, मैं तो यहाँ तभी पहुँच गया था जब आपकी बेटी की सब्जी जल गई थी। अरे बाप रे, मेरे दामाद जी तो बहुत होशियार हैं। आखिर इन्हें कैसे पता चला कि मेरी बेटी की बनी हुई सब्जी जल गई थी? इसका मतलब मेरे दामाद जी कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो बहुत ज्ञानी है। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं दामाद जी, आप आराम कीजिए। अरे बेटी, दामाद जी की खातिरदारी करो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत गांव की ओर निकल जाती है। आज बुढ़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका दामाद बहुत होशियार है। क्या बात है सुखिया, आज तेरा मुंह इतना उतरा उतरा क्यों है? अरे माँ जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मेरी पत्नी ने बोल बोल कर मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है। अभी तक मेरी बकरी का कोई पता नहीं चल पाया है। पता नहीं वो कहां पर होगी। सुखिया तो परेशान क्यों होता है? मैं तेरी बकरी को अभी ढूंढ दूंगी। क्यों मजाक कर रही हो माँ जी? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अरे सुखिया, मेरे दामाद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर आपके दामाद के पास आऊंगा। इतना सुनकर बुढ़िया वहां से चली जाती है और पूरे गांव में यह बात फैला देती है कि उसका दामाद बहुत होशियार है। दामाद जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं।
कृपया मेरी मदद करो। हाँ हाँ भाई, मैं ज्ञानी तो हूँ। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? दामाद जी, मेरी बकरी कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। क्या आप मेरे बकरी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि मेरी बकरी अभी कहां पर है? इतना सुनते ही श्याम का ध्यान उसी बकरी पर जाता है जिसे उसने जंगल में घास चरते देखा था। श्याम तुरंत समझ जाता है कि वो बकरी सुखिया की बकरी थी। अरे दामाद जी, कहां खो गए आप? अरे कहीं नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी बकरी का ही ध्यान लगा रहा था। तुम्हारी बकरी कहाँ है? थोड़ी देर सोचने का नाटक करने के बाद श्याम बोलता है, अरे सुखिया भाई, यहीं पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे आपकी बकरी घास खा रही है। श्याम के मुंह से ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और तुरंत गांव के पास वाले जंगल में जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद सुखिया देखता है कि बकरी सामने ही एक पेड़ के नीचे घास खा रही है। अपनी बकरी को देखकर सुखिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दामाद जी, आपकी जय हो। मैं बहुत दिनों से परेशान था। आपने मेरी बकरी ढूंढ दी। आप तो सच में ज्ञानी हो। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि सरस्वती का दामाद सच में बहुत ज्ञानी है और वो सब कुछ जानता है। मैं सच कह रहा हूं महाराज, सरस्वती का दामाद बहुत ज्ञानी है। वो सब कुछ जानता है। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी उस ज्ञानी आदमी से जरूर मिलना चाहूंगा। सैनिकों, जाओ, सरस्वती और उसके दामाद को जल्दी यहां लेकर आओ। राजा की बात सुनकर दोनों सैनिक सरस्वती के घर जाते हैं। अरे ओ अम्मा, तुम लोग मेरे साथ राजमहल चलो। महाराज ने आपको और आपके दामाद को राजमहल में बुलाया है। अरे सैनिकों, महाराज हमें क्यों बुला रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? पता नहीं अम्मा, हम ये सब नहीं जानते। आप लोगों को हमारे साथ राजमहल चलना होगा। हे भगवान, ज्ञानी बनने के चक्कर में मैं कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? आखिर राजा हमें क्यों बुला रहे हैं? थोड़ी देर बाद सरस्वती अपने दामाद और सैनिकों के साथ राजा के महल में चली जाती है। क्या हुआ महाराज? आपने हम गरीब को याद किया। हमसे कोई भूल हो गई है क्या? सरस्वती नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और ना ही कोई भूल। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारा दामाद सच में भूत और भविष्य जानता है? जी हाँ महाराज, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे दामाद जी बहुत ज्ञानी हैं। क्यों श्याम, क्या यह सच है कि तुम भूत और भविष्य दोनों जानते हो? राजा की बात सुनकर तो श्याम के पसीने ही छूट जाते हैं। हे भगवान, क्या बुढ़िया ने मुझे कहां फंसा दिया? अगर ना बोला तो राजा मुझे अभी मारवा देगा। अगर हाँ बोलो तो हो सकता है कि अपने आप को बचाने का कोई मौका मिल जाए। क्या हुआ श्याम, तुम किस सोच में डूब गए? कहीं नहीं महाराज, आपने मेरे बारे में जो भी सुना है सब सच है। तो फिर ठीक है, तुम मुझे रानी के खोए हुए हार के बारे में बताओ कि वह कहां है। अगर तुमने सच बताया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, और अगर तुम नहीं बता पाओगे तो मैं तुम्हारा सर काटवा दूंगा। राजा की बात सुनकर श्याम बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद को बचाने का उपाय सोचने लगता है। क्या हुआ श्याम, तुम किस सोच में डूब गए? माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन हार का पता लगाने के लिए आपको मुझे एक दिन का समय देना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। हे भगवान, हाँ, मैं कहां आकर फंस गया। अच्छा खासा अपने गांव में शांति से जी रहा था। यहां आकर तो मैंने खुद अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्या हुआ दामाद जी, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? कुछ नहीं माँ जी, मैं बस हार के बारे में सोच रहा था। आप जाकर सो जाइए,
मैं आज यहाँ बाहर ही सोऊंगा। लेकिन दामाद जी, आज आपने खाना तो खाया ही नहीं है। माता जी, आज मेरा पेट पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। इतना सुनकर सरस्वती घर के अंदर चली जाती है। क्या बुढ़िया ने पहले ही मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और आज भी शांति से जीने नहीं दे रही है? कल तो मरना ही है, कम से कम आज की रात चैन से सो लेता हूं। इतना सोचकर श्याम वहीं चारपाई पर लेट जाता है, लेकिन चिंता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो खुद में ही बड़बड़ाने लगा। कल तो मरना ही है सपना, अब तू आ भी जा। कल तो मरना ही है सपना, अब तू आ भी जा। श्याम इसी बात को बार बार दोहरा रहा था ताकि उसे नींद आ जाए। तभी यह आवाज पड़ोस में रहने वाली औरत के कानों में पड़ी, जिसका नाम सपना था। वो राजा के यहाँ रानी की दासी बनकर काम करती थी। अरे, ये बुढ़िया का दामाद तो मेरा ही नाम ले रहा है। कहीं से पता तो नहीं चल गया कि वो हार मैंने ही चुराया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर ये बात है राजा को पता चली तो राजा तो मुझे फांसी पर ही चढ़ा देंगे। अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर सोचने के बाद सपना बोलती है, मैं एक काम करती हूँ, दामाद जी को सारी बात बता देती हूँ। हो सकता है दामाद जी मुझे बचा ले। ये सोचकर सपना तुरंत ही श्याम के पास पहुँच जाती है। दामाद जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप राजा साहब को मत बताना रानी का हर मैं नहीं चुराया है, नहीं तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। सपना की बात सुनकर श्याम सब कुछ समझ गया और वो मन ही मन बहुत खुश हुआ। अरे सपना जी, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं आपको एक ही शर्त पर बचा सकता हूँ। अगर आप वो हार मुझे लौटा देंगे तो मैं आपका नाम राजमहल में नहीं लूंगा। लेकिन दामाद जी, मैं तो वो हार अपने साथ लाई ही नहीं हूँ। वो तो अभी भी राजा के महल में ही है। लेकिन वो हार तुमने कहाँ रखा है? दामाद जी, वो हार राजा के बगीचे में एक बड़े से पत्थर के नीचे है। ठीक है सपना, अब तुम चिंता मत करो, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन कसम खाओ कि आज के बाद चोरी नहीं करोगी, मेहनत करके पैसे कमाओगी। हाँ दामाद जी, मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूंगी। अगले दिन राजा के सैनिक फिर से श्याम को लेने आते हैं। चलो श्याम, राजा ने तुम्हें बुलाया है। हाँ, चलो सैनिकों, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। कहो श्याम, क्या तुम्हें रानी के हार के बारे में कुछ पता चला? जी महाराज, मैंने आपके हार की खोज कर ली है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि वो कहां पर है। महाराज, वो हार महल के बगीचे में बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ है। आदेश मिलते ही सैनिक जल्दी से राजा के बगीचे में जाते हैं। वो हार सच में राजा की बागीचे में ही बड़े से पत्थर के नीचे पड़ा हुआ था। ये देखकर राजा बहुत हैरान था। वाह श्याम, वाह, तुम तो सच में बहुत ज्ञानी हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी मर्जी से जो भी दे देंगे मुझे स्वीकार होगा। मंत्री जी, श्याम को 1000 सोने के मोहरे इनाम में दे दिया जाए। सोने की मोहरे पाकर श्याम बहुत खुश था। महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहां से जाना चाहता हूं। हे भगवान, आज तो बचा लिया आपने। अब अपनी पत्नी को लेकर इस गांव को ही छोड़कर चला जाऊंगा। ये सारी बातें सोचते हुए श्याम घर को पहुंच जाता है। माता जी, आप मेरी पत्नी को आज ही विदा कर दीजिए। मैं आज ही अपने घर लौटना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन ही विदाई के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। अगर ऐसी बात है दामाद जी,
तो आप आज ही चले जाओ। और फिर श्याम अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव लौट जाता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है।